हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। बेटा एक बार फिर से आ गए हम आपके लिए यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम में रीति काल में रीति मुक्त धारा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। ये हमारा रीति काल की 5वीं क्लास है बेटा, और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप अपने नोट्स बनाते हुए चल रहे होंगे। ठीक है बेटा, मैं बार बार कह रही हूँ, प्रीवियस ईयर प्रश्न आपके 60% आते हैं, ये पक्का है, लेकिन 40% आपको नया देखने को ही मिलेगा बेटा। इसलिए आप हिंदी साहित्य का इतिहास कहीं से भी पढ़ लीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपको मेन जानकारी दे पाएं, क्योंकि अब इतना समय नहीं है कि हम आपको संपूर्ण जानकारी दें। जैसे ही हमारी समस्याओं का समाधान होता है, हम आपको काल से संबंधित डिटेलिंग वीडियो पढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले बेटा आप कहीं से सोर्स करके, किसी भी सोर्स से पढ़ते रहिए। देखिए, टीचर का काम बेटा ये नहीं होता है कि वो आपको बहुत सारे नोट्स प्रोवाइड करा दे और आपसे कह दे कि पढ़ लो। टीचर का काम होता है आपको ये सही गाइडेंस देना कि आप पढ़ेंगे कैसे और कहाँ से और कितनी मेहनत करेंगे, कौन सी चीज़ पे कितना टाइम लगाना है कि आप सफल हो जाओ। हालांकि जितना हमारे पास ज्ञान होगा उतना अच्छी बात है हमारे लिए, लेकिन पेपर के हिसाब से यदि हम पढ़ेंगे तो सफल होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, अब जैसे आपको भी पता है और मैं भी बार बार बता रही हूँ कि पुराने प्रश्न 60% आते हैं, 40 प्रश्न नए आते ही हैं बेटा, जिसे हमें हिंदी साहित्य के इतिहास से यहाँ वहाँ से पढ़ने होते हैं। व्याकरण पढ़ना होता है, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना होता है, थोड़ा सा संस्कृत पढ़ना होता है। मैं आपको बार बार ये बता रही हूँ, प्रीवियस ईयर में जितना भी मटेरियल है मैं आपको सब पढ़ाऊंगी, लेकिन नए प्रश्न के लिए आपको किसी भी साहित्य का इतिहास, किसी भी साहित्य के इतिहास को पढ़ना ही पड़ेगा बेटा। तो प्लीज़ आप पढ़िए, क्योंकि मेरा काम केवल आपको रटवाना नहीं है, बल्कि आपको सही सोर्स भी देना है कि आप इस पे इतना टाइम लगाइए ताकि आपकी सफलता निश्चित हो। अब ऐसा भी नहीं है कि अगर आप इसमें सफल नहीं हुए तो जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। हो सकता है इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ में सफलता मिल जाए। यदि आप हिंदी के क्षेत्र में हैं तो ये कभी भी आपका वेस्ट नहीं जाएगा, हमेशा आपको याद रहेगा, हमेशा आपके काम आएगा। लेकिन बेटा ये सच है कि आपको धीरे धीरे करके ही ज्ञान अर्जित करना होगा। आप ज्ञान जितने धीरे धीरे, जितने स्लोली अर्जित करते हैं ना, वो आपके पास बना रहता है। एकदम से चीज़ें जैसे आती है वैसे ही चली भी जाती है। आपने धीरे धीरे करके ज्ञान अर्जित किया, आपको उस चीज़ का पूर्ण अनुभव है। आपको मैंने कुछ बताया, आपको मैंने 10% भी 20% बताया, बाकी आपको ही पढ़ना है बेटा। मैं आपको केवल बता सकती हूँ कि आपको कहाँ से पढ़ना है। मेहनत आपको खुद ही करनी है, मेहनती आपको खुद ही बनना है। ठीक है, और किसी भी पढ़ाई की, कम से कम किसी भी चीज़ में जल्दबाजी नहीं दिखानी है। चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। अब ये कहते हैं कि घनानंद रीति काव्य की किस काल के कवि हैं? ए रीतिबद्ध, बी रीति मुक्त, सी रीति सिद्ध और डी इनमें से कोई नहीं। तो बेटा जो घनानंद जी हैं वो रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। ठीक है बेटा, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। चलिए प्रश्न संख्या 2। अब ये क्या कह रहे हैं? घनानंद किस वर्ग के कवि हैं? ए रीतिबद्ध, बी रीति मुक्त, सी रीति सिद्ध और डी छायावाद। तो बेटा मैं बता चुकी हूँ, घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। ठीक है, घनानंद तो है ही, इसके साथ ठाकुर, आलम और बोधा, ये भी बेटा आपके घनानंद, ठाकुर, आलम और बोधा, ये भी आपके रीति मुक्त काव्य धारा के ही कवि हैं। प्रश्न संख्या 3। इसमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है, यानी कि रीति मुक्त काव्य धारा का नहीं है? ए घनानंद, बी आलम, सी बोधा और डी बिहारी। तो बेटा इसमें से बिहारी जी रीति मुक्त काव्य धारा के नहीं है। ये किस काव्य धारा के? ये हैं रीति सिद्ध काव्य धारा के। ठीक है बेटा, बिहारी रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं। प्रश्न संख्या 4। अब ये कह रहे हैं इनमें से, निम्न में से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? 4 विकल्प है, बोधा, बी ठाकुर, सी सेनापति और डी आलम। तो बेटा रीति मुक्त जो नहीं है वो कौन है? आपके सेनापति जी। ठीक है, देखिए बोधा, ठाकुर और आलम ये किसके हैं? ये रीति मुक्त काव्य धारा के कवि। ठीक है, सेनापति रीति मुक्त काव्य धारा के कवि नहीं है। प्रश्न संख्या 5। अब ये क्या करें? इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? 4 विकल्प है, ए घनानंद, बी आलम, सी बोधा और डी केशवदास। तो बेटा केशवदास आपके रीति मुक्त के नहीं है, बल्कि किसके हैं? रीति सिद्ध के, सॉरी रीति
बद्ध के, वापस लिखते हैं, रीतिबद्ध के हैं बेटा, ठीक है। सेनापति भी रीतिबद्ध के ही हैं, ठीक है बेटा। चलिए प्रश्न संख्या 6, प्रेम की पीर ही लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबानदानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज का कोई दूसरा कवि नहीं हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रस्तुत कथन किस कवि को आधार बनाकर कहा है? 4 विकल्प हैं। ए देव को, बी बोधा को, सी घनानंद को, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बेटा एक क्वेश्चन तो यहाँ पे नया ये निकल जाता है कि ये कोटेशन किसने दिया है। तो ये किसने दिया बेटा? रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। प्रेम की पीर से याद रखना कि रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। किसके लिए दिया है? घनानंद जी के लिए दिया है। क्यों बेटा? ऐसा कहते हैं कि जो घनानंद थे, जिस राज्य में घनानंद कवि थे, वहां पर एक लड़की थी सुजान, और सुजान नृत्य की थी वो, और वो सुजान से बड़ा प्रेम करते थे घनानंद जी। लेकिन घनानंद जी बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं थे, जिसकी वजह से सुजान घनानंद जी को बहुत अधिक भाव नहीं दिया करती थी। तो लेकिन ये एक तरफा प्रेम था, क्योंकि ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि सुजान ने कभी घनानंद को प्रपोज किया हो या उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट किया हो या उनसे इस बारे में कोई बात की हो। केवल घनानंद जी ही सुजान से प्रेम करते थे और उन्हीं के वियोग में इन्होंने ये सारी रचनाएं लिखी हैं। और यही रीति मुक्त के विशेष कवि कहे जाते हैं। ठीक है बेटा, सी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 7, अब ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक कवि लक्षण ग्रंथकार नहीं है? ए घनानंद, बी चिंतामणि, सी सेनापति और डी मतीराम। तो बेटा जो लक्षण ग्रंथकार नहीं है वो कौन है? घनानंद। इन्होंने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे हैं। ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ए। प्रश्न संख्या 8, अब ये कह रहे हैं इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? 4 विकल्प है। रसखान, बी बिहारी, सी घनानंद और डी आलम। तो बेटा मैंने आपको पहले भी बताया सुजान किसकी प्रेमिका का नाम था? घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था। प्रश्न संख्या 9, वियोग सिंगार का प्रधान मुक्तक कवि है? ए घनानंद, बी रसलीन, सी पद्माकर और डी आलम। तो बेटा वियोग सिंगार का प्रधान मुक्तक कवि कौन है? घनानंद। मैंने बताया कि ये किससे? सुजान से प्रेम किया करते थे और सुजान ने कभी भी एक्सेप्ट उस प्रेम को नहीं किया था। कारण क्या था? शकल। देखिए बेटा शकल हमारे जीवन में बहुत महत्व तो नहीं रखती है, ये सच बात है। आदमी का मन ज़्यादा महत्व रखता है, उसके विचार ज़्यादा महत्व रखते हैं, उसकी बातें, उसकी सूझबूझ, उसकी बुद्धि बहुत अधिक महत्व रखती है। वही लोग जिन्हें आप कुरूप समझ के जिनसे बात नहीं किया करते थे, एक पल ऐसा आता है कि आप उनके फैन बन जाते हैं, आप उनसे अच्छी दोस्ती कर लेते हैं, वो आपको पसंद आने लगते हैं। किस वजह से? केवल अपने व्यवहार की वजह से, अपने ज्ञान की वजह से, अपनी सूझबूझ की वजह से। तो कभी भी शकल को बहुत ज़्यादा महत्व ना दें, क्योंकि शकल को आपने नहीं बनाया बेटा, शकल तो कुदरत ने दी है, ईश्वर ने आपको दिया। अगर आपकी शकल अच्छी है इसमें भी आपका कोई रोल है नहीं, क्योंकि ईश्वर कुदरत ने आपको अच्छा बनाया। हो सकता है आपके पेरेंट्स बहुत खूबसूरत रहे हो, उनकी वजह से उनका जिन्स आप में चला गया और आप भी खूबसूरत हो गए। जो अगला व्यक्ति इतना खूबसूरत नहीं है, हो सकता है कि उस व्यक्ति के पेरेंट्स इतने खूबसूरत ना रहे हो, या पेरेंट्स शकल से खूबसूरत हो और वो बच्चा किसी और पे चला गया हो। तो शकल का अच्छा या बुरा होना आपके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए बेटा। शकल हाँ ठीक है, हमारे जीने के लिए हम चाहते हैं हमारे साथ एक अच्छा व्यक्ति हो, लेकिन यदि आप पढ़े लिखे हैं और आप इस उम्र में हैं कि आप टीजीटी पीजीटी कर रहे हैं, तो इस उम्र में आके तो हम समझ सकते हैं कि व्यक्ति में इतनी अकल, इतनी समझदारी आ जाती है कि वो शकल को बहुत अधिक महत्व नहीं देता है। उसके लिए व्यक्ति के गुण, उसके आचार विचार, उसकी सोच, उसकी सूझबूझ, यही सब काम करती हैं। शकल ठीक है होता है 50%, लेकिन सारा कुछ शकल पे ही निर्भर कर देना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, तो चलिए बेटा अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10, अब ये क्या कहते हैं? घनानंद की कृतियां किस भाषा में? ए अवधी में, बी खड़ी बोली में, सी ब्रज में और डी मैथिली में। तो बेटा घनानंद की जो भाषा है वो ब्रज है, और घनानंद की नहीं, ये जो रीतिकाल के कवि थे उनकी सबकी भाषा ही ब्रज है, क्योंकि रीतिकाल में विशेषकर ब्रज भाषा में कार्य हुआ था। प्रश्न संख्या 11, कोकसार किसकी रचना है? 4 विकल्प है। घनानंद, बी बोधा, सी ठाकुर और डी आलम। तो बेटा कोकसार घनानंद जी की रचना, याद रखना। ठीक है, कोकसार किसकी रचना है? घनानंद की। प्रश्न संख्या 12, अब ये कह रहे हैं सुजान सागर के लेखक हैं। 4 विकल्प है। एक घनानंद, बी बोधा, सी ठाकुर और डी आलम। तो बेटा सुजान सागर के जो लेखक है वो कौन है? घनानंद। ठीक है, ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ए। प्रश्न संख्या 13, लोग है लागी कवित बनावत।
मोही तो मेरी कवित बनावत। इस काव्य पंक्ति के रचयिता का नाम है ए आलम, बी द्विजदेव, सी घनानंद और डी इसमें से कोई नहीं। तो बेटा ये घनानंद की पंक्तियां हैं। इसके इनके कहने का मतलब है लोग है लागी कवित बनावत। लोग तो कविता बनाने में लगे हुए हैं। मोही तो मेरे कवित बनावत, लेकिन मुझे जो इतना मान सम्मान, इतना आदर सत्कार मिला है वो सब मुझे मेरी कविता की वजह से मिला है। तो लोग तो कविता को बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन मेरी कविता ने मुझे बना दिया है। ठीक है, सी विकल्प बिल्कुल से आंसर हो जाएगा आपका सी। प्रश्न संख्या 14, अति सूधो स्नेह का मार्ग है पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? ए बिहारी, बी मीराबाई, सी रसखान और डी घनानंद। तो बेटा ये अति सूधो स्नेह का मार्ग घनानंद जी की पंक्तियां हैं। डी विकल्प बिल्कुल सही है। क्यों? अति सूधो स्नेह का मार्ग क्यों है बेटा? क्योंकि आपने जिससे प्रेम कर लिया अब आप उसी के वैराग में दिन रात अपना काट देंगे। आपको किसी की चोरी चकारी छल कपट, कोई अच्छे कपड़े पहन रहा है, कोई बुरे कपड़े पहन रहा है, कोई अच्छा खाना खा रहा है, कोई बुरा खा रहा है, कोई महल में रह रहा है, कोई झोपड़ी में रह रहा है, आपको कोई लेना देना है नहीं। आपने देखा जो बड़े बड़े संत होते हैं उन्हें किसी से कुछ विशेष लेना देना होता नहीं है। वो क्या करते हैं? वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे अपने ईश्वर पे ध्यान देते हैं, है ना। अपने ईश्वर के भजन कीर्तन में ही लगे रहते हैं। उन्हें किसी की चुगली से, किसी के फर्स्ट आने से, किसी के लास्ट आने से उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो बेटा वो कहते हैं कि यदि आपने प्रेम कर लिया, चाहे भगवान से कर लो, आप किताबों से प्रेम कर लो, जब आप अपनी किताबों से प्रेम कर लोगे ना तो आपको कुछ किसी विशेष चीज की ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी नहीं। आप 2 जोड़ी कपड़ों में अपनी किताबों के साथ आराम से टाइम काट सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा डी। प्रश्न संख्या 15, सीखी लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन, सीख लीनो जस ओ प्रताप को कहनो है। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? ए ठाकुर की, बी घनानंद की, सी द्विजदेव की और डी मतीराम की। तो बेटा ये पंक्तियां किसकी हैं? तो बेटा ये पंक्तियां हैं ठाकुर की। ठीक है, ए विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ए। प्रश्न संख्या 16, इनमें से रीतिकाल का कौन सा कवि अपने प्राकृतिक चित्रण के लिए विख्यात है? 4 विकल्प हैं, ए घनानंद, बी मतीराम, सी सेनापति और डी ग्वाल। तो बेटा अपने प्राकृतिक चित्रण के लिए सेनापति जी बहुत अधिक विख्यात है। सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 17, कवित रत्नाकर के रचनाकार है। 4 विकल्प है, ए जगन्नाथ दास रत्नाकर, बी सेनापति, सी घनानंद, डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। तो बेटा कवित रत्नाकर के जो रचनाकार है वो है सेनापति जी। ठीक है, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 18, अब ये कह रहे हैं कवित रत्नाकर किस भाषा में रचित है? 4 विकल्प है, ए ब्रज भाषा, बी अवधी भाषा, सी खड़ी बोली और डी राजस्थानी भाषा। तो बेटा कवित रत्नाकर किस भाषा में रची हुई है? ब्रज भाषा में। ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ए। प्रश्न संख्या 19, यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवार की धार पे धावनो है। यह काव्य पंक्ति किसकी है? ठीक है बेटा, ए घनानंद की, बी आलम की, सी ठाकुर की और डी बोधा की। तो बेटा ये जो काव्य पंक्ति है आपकी, ये है आपकी बोधा की। ठीक है, डी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका डी। प्रश्न संख्या 20, बोधा का असली नाम क्या है? 4 विकल्प है, बुद्धिराम, बी बुद्धिसेन, सी सुबोध चंद और डी प्रबोध चंद। तो बेटा बोधा का असली नाम है बुद्धिसेन। ठीक है, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका बी। इस तरह से बेटा हमने आपको ये पूरे 20 प्रश्न करा दिए हैं। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये समझ आए होंगे। यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो बेटे से लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।